वेलकम बैक। हमने पिछली क्लास में देखा था कि लेंथ का मेज़रमेंट कैसे होगा। जस्ट एक छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जैसे जो मीटर स्केल है उसका यूटिलाइज किया जाता है 10⁻³ से लेके 10⁻² मीटर के रेंज तक के लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है, जो कि सिंपल है। आप आम जिंदगी में भी करते रहते हो, मीटर स्केल से अपना हाइट मेजर करते हो, वॉल और ये टाइल्स का विड्थ और हाइट और ये सब चीज़ मेजर करते रहते हैं, वो सिंपल आप यूज करने भी आता है। उसके बाद आता है वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर जो होता है, उससे जो हम यूज करते हैं उस लेंथ को मेजर करते हैं हाई एक्यूरेसी के साथ में, जो 10⁻⁴ मीटर के रेंज में होता है, जो कि बहुत छोटा सा रेंज हो गया एक तरह से, ठीक है। जैसे पेज का जो थिकनेस की तरह हम बात करते हैं कि थिकनेस की मेजर करना है तो कैसे करेंगे, तो ये था। उसके बाद स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर जो होता है कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ एज लेस एज 10⁻⁵ मीटर। इसको तो कर ही सकता है, 10⁻⁵ मीटर को भी मेजर कर सकता है। ये दोनों अक्सर कोई लेक्चर नहीं बनाता, ठीक है। इसको यदि यूटिलाइजेशन वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का यदि यूटिलाइजेशन और उसका यदि आप लेक्चर चाहते हो तो कम से कम 5000 सब्सक्राइबर चाहिए, तब मैं बनाऊंगा। इसका सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक, डर गए? ठीक है, तो इसलिए आप इसको स्प्रेड करो, खूब सारा स्प्रेड कर दोगे तो मैं इस पर स्पेशल लेक्चर बना दूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग से डिमांडिंग इसका डिमांड हो सकता है। और इसके क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस पे क्वेश्चन आते हैं आपको, खासकर स्कूल में जब एक्सपेरिमेंट होता है तो ये सिखाया जाता है कि कैसे यूज करना है, क्या करना है और क्या क्या चीज़ होता है। बट इट्स ओके, ज़्यादा डिमांड हुआ तो मैं बनाऊंगा इसका सेपरेट लेक्चर, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है। इसके इस रेंज से अलग उसमें जो भी लेंथ है उसको हमने कोई न कोई मतलब इनडायरेक्ट मेथड यूज किया है। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड हमने यूज किया था, और आपके याद के लिए मैं बता दूं कि उसमें सिंपल ये होता है कि दो तरह के क्वेश्चन सिर्फ थे कि यदि बहुत ज़्यादा दूर पे कोई प्लैनेट है या स्टार है और उसको अर्थ से मेजर करना है, उसके डिस्टेंस को मेजर करना है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, अर्थ पे 2 ऑब्जर्वेटरी पॉइंट हम लेते हैं और वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं किसको, सेम प्लैनेट को। ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप ही यूज करते हैं, और ये डायरेक्शन हमें मालूम होने की वजह से ये एंगल थीटा हमें मालूम रहता है। ये डिस्टेंस d जो है वो इसमें प्राइम अननोन होता है, इसको हमें निकालना रहता है, और 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हमें b पता रहता है। अब हमें पता है कि b/d यदि हम यहाँ पे लिख दें तो वो थीटा के बराबर होगा, आर्क लेंथ जैसे हम लिखते हैं उसके अनुसार से। यहाँ पे d अननोन है तो d = b/θ हो जाएगा। b हमें नोन है, थीटा हमने मेजर कर लिया ऑब्जर्वेशन के समय में, तो हमें ये मिल जाएगा। दूसरा उसमें ये था कि यदि प्लैनेट कोई प्लैनेट है और उसका हमें डायमीटर निकालना है कि कितने वो रेडियस या डायमीटर का था, तो डायमेट्रिकली जो अपोजिट पॉइंट्स पे जो उसके एंड्स हैं उसको अर्थ के किसी एक पॉइंट से हम ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप से। एक बार इस एंड को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको टेलीस्कोप को मूव कराते हैं और इस एंड को ऑब्जर्व करते हैं। ये एक्चुअली में d डिस्टेंस है और ये अल्फा एंगल हमें मालूम चल जाएगा जब हम उसको रोटेट करेंगे। जैसे यहाँ देख रहे थे, ऐसे रोटेट किया दूसरे एंड को देखने के लिए, ये पता चल जाएगा। ये स्मॉल d यहाँ पे इसका डायमीटर है जो कि अननोन है, d नोन है पहले वाले एग्जाम्पल से, और अल्फा जैसे ही हमने बना लिया तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि d/D जो होगा वो अल्फा होगा, इसलिए d जो होगा d टाइम्स ऑफ अल्फा होगा, ठीक है। ये दूसरा हमारे पास में न्यूमेरिकल था जो पिछले उसमें देखे थे। तीसरा, कुछ चीज़ें जो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है वो ये हुआ कि रेडियन को डिग्री में यदि बदलना है तो सिंपल π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, जिसमें जो रेडियन गिवन है उसमें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो उस रेडियन वाले वैल्यू में, तो डिग्री में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तीसरा था कि हम जो एंगल था उसको बहुत छोटे छोटे उसमें टुकड़ा किए थे, ठीक है। जैसे 360 डिग्री को पूरे 360 डिग्री को 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक छोटा सा जो एंगल आएगा वो 1 डिग्री था। उस 1 डिग्री को 60 टाइम्स और डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 1 मिनट को हम 1/60
डिग्री बराबर 1 मिनट, तो इसलिए 1 डिग्री को 60 मिनट भी कह सकते थे, तो ये आता है। फिर 1 मिनट को 60 टाइम्स डिवाइड कर देते थे तो वह सेकेंड आ जाता था, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब डिग्री 1 डिग्री को 3600 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास 1 सेकेंड आएगा, और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होगा। तो इसका यूटिलाइज करते हुए हमने सब चीज़ को देखा था। क्लियर है? तो ये हमारा पिछली क्लास का कंक्लूजन था। अभी हम देखेंगे कि स्मॉल लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, और स्मॉल लेंथ से हमारा क्या मतलब है। स्मॉल लेंथ से मतलब है कि यदि एटम जो है और या मॉलिक्यूल है उसके डायमीटर को यदि कोई कहता है कि मेजर करके बताओ, तो कैसे करेंगे। अगेन हमारे पास में कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से ही हम उसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसको ध्यान से देखना कि ये क्या है, ठीक। अपना नोट कॉपी साथ में रखना है, कुछ कुछ पॉइंट्स को आपको पॉज करके लिखते रहना है, ठीक है, नोट करते रहना है। हालांकि मैं कंक्लूजन बताता हूँ, लेकिन हमेशा आपका ये होना चाहिए कि जो कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ वो आपको कंपैरिजन के लिए होना चाहिए, कि आपने एक कंक्लूड किया, जो भी आप लिखते गए नोट्स, लेक्चर नोट्स लिखते गए, और वहाँ से कंपेयर किया, अच्छा ये कंक्लूजन होगा, ठीक है। अपना जो हैबिट है उसमें तो इम्प्रूवमेंट लाना है, ठीक है। डिग्रेड अपने हैबिट को नहीं करना है। अक्सर आपको स्कूल में पढ़ने की आदत है कि स्कूल में गए, क्लास हुई, आप नोट किए और आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पे ये चीज़ें अवेलेबल है तो बस हम छोड़ दिए, खाली ऐसे पैसिव लर्नर बन के रह गए, अच्छा ये सर ये बताए ऐसे सुनते चले गए, वो वैसा नहीं करना है, ठीक है। इसे पैसिव लर्नर कहते हैं, कि ऐसे बैठ के और देख रहे हैं, हाँ 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 ऐसे करके, ठीक। एक्टिव लर्नर बनना है, सुनो लिखो उसे, क्योंकि वो 2 वे प्रोसेस हो गया उसी समय, तो आपको ध्यान रहेगा ज़्यादातर तक, ठीक है। तो इसको फॉलो जरूर करना, ओके। तो इसमें देखते हैं कि टू मेजर अ वेरी स्मॉल साइज लाइक दैट ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल का साइज जो होता है 10⁻⁸ मीटर, 10⁻⁻10 मीटर के उसमें होता है, रेंज में होता है। वी हैव टू अडॉप्ट स्पेशल मेथड, हमें स्पेशल मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। वी कैनॉट यूज द स्क्रू गेज और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचो ना, जो आप नेक्ड आई से देख भी नहीं पा रहे हो उसको स्क्रू गेज से कहाँ मेजर करोगे, है ना। आप एटम को तो देख नहीं पाते हो, और एटम तक ही हम देख पाए हैं, जो माइक्रोस्कोप है, बहुत हाई पावर का माइक्रोस्कोप है उससे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इवन माइक्रोस्कोप हैज़ सर्टेन लिमिटेशन, माइक्रोस्कोप भी मेजर नहीं कर सकता। एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट टू लुक एट द सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन। जैसे जो माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, वो यदि साइज को देखने के लिए बनाया जाता है तो वहाँ पे लाइट की यूटिलाइजेशन की जाती है, मतलब लाइट यूज किया जाता है। As light has wave-like features, the resolution to which an optical microscope can be used is the wavelength of light. मतलब यदि हम छोटे से छोटे चीज़ जिसको हम देखना चाह रहे हैं, वो सबसे छोटा जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है वो उसके वेवलेंथ के बराबर का साइज का होगा उसी से। जब भी हम वेव की बात करते हैं तो वेव में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बारे में आप डिटेल में 11th में ही पढ़ोगे, ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे इसलिए पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहले चैप्टर में आपको हर चीज़ की जानकारी दी गई थी, लाइट नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ऐसे। लेकिन आप उसको जहाँ पे आपको ग्रिप एक बन जाएगा कि अच्छा वेव कहा, हर चीज़ आपको समझ में आ रहा है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि हम जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है उससे, उसके वेवलेंथ से छोटा पार्टिकल है तो हम उसे रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसे हम देख नहीं पाएंगे, ओके। क्योंकि जो माइक्रोस्कोप और इन सब चीज़ों को जो देखने का तरीका है उसमें लाइट का इन्वॉल्वमेंट है, लाइट के रिफ्लेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप सबसे पतले रेज, जो सबसे मतलब एकदम थिनेस्ट पॉसिबल जो रेज है वही उसके रिफ्लेक्शन उसका हुआ ही नहीं, इतना छोटा पार्टिकल है कि वहाँ वो रे टकरा के वापस ही नहीं आया था। आप देखोगे क्या, उसका फिगर क्या बनाओगे, ओके, इमेज फॉर्मेशन कैसे करोगे। तो इसलिए यहाँ पे ये है डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसको हम 12th में पढ़ेंगे फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में। सॉरी, वेव नेचर ऑफ लाइट जो है 12th में है, ठीक है, 11th में नहीं है। 11th में लेकिन वेव, स्ट्रिंग वेव पढ़ना है, ठीक है। वेव का जो मैं ये सब कह रहा था वो सब आपको पता चल जाएगा, लेकिन लाइट वेव का
तब पता चलेगा। फॉर विजिबल लाइट द रेंज ऑफ वेवलेंथ इज फ्रॉम अबाउट 4000 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम जो होता है वो बहुत छोटा यूनिट होता है लेंथ का, टू 7000 एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसका 4000 टाइम्स 10⁻⁻10 मीटर का से 7000 टाइम्स तक ही विजिबल रेंज का क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। हेंस एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व अ पार्टिकल विथ साइज स्मॉलर देन दिस, मतलब 4000 एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 का 4000 टाइम्स, मतलब वहाँ पे तो 4000 एक तरह से 10⁻⁻10 मीटर यदि हम एक मॉलिक्यूल का साइज माने, तो ऐसे ऐसे 4000 मॉलिक्यूल जब एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, उसके साइज को सिर्फ मेजर कर सकता है माइक्रोस्कोप। तो कहाँ एक मॉलिक्यूल का आप चाह रहे हो, एक मॉलिक्यूल का कहाँ मिलेगा, ठीक है। Hence, an optical microscope cannot resolve particle with the size smaller than this, ठीक है। resolve का मतलब यहाँ पे आप ये मीनिंग समझ सकते हो कि इमेज आप फ्रेम कर पाए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में उसको समझिए। जब फोटो खींचते हैं तो किसी चीज़ का इमेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अच्छा हम इसका इमेज हम ले पा रहे हैं, यदि वो ब्लरी आ जाए, ठीक है, ब्लर इमेज आ जाए तो आपको अच्छा ये इमेज रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो इस सेंस में आप इसको अभी समझ सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर पार्टिकुलर रिजॉल्व के मीनिंग पे हम नहीं आ रहे हैं, ओके। इंस्टीड ऑफ विजिबल लाइट वी कैन यूज एन इलेक्ट्रॉन बीम, विजिबल लाइट के जगह पे हम एक इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गया, टकराया और वापस आया। इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी फोकस्ड बाय अ प्रॉपरली डिजाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन बीम में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में ले जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लाइन में आगे की तरफ बढ़ रही है, और इसको संभालने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसे एक साथ कहेंगे, पहला चैप्टर याद ध्यान है। कोई भी चीज़ आपको, कोई भी लेक्चर इसलिए नहीं छोड़ना है, कोई भी लेक्चर आप छोड़ोगे डेफिनेट है कि आपको बीच में गैप महसूस होगा। उसी हर लेक्चर का जो यदि ब्रिजिंग चाहते हो तो पूरा एक एक लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक एक मैं इसलिए प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप एक भी लेक्चर छोड़ा तो बस आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, द रिजोल्यूशन ऑफ सच an electron microscope is limited finally by the fact that electron can also behaves as a wave। अब फिर से लिमिटेशन इसका आ जाता है, जब एटॉमिक लेवल पे आप जाओगे ना तो बिल्कुल बिहेवियर ही चेंज होना शुरू हो जाता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है, फिर से इसका लिमिटेशन आ गया। वो एक खास वेव होगा, उसका खास वेवलेंथ होगा, उस वेवलेंथ से नीचे फिर हम नहीं देख पाएंगे, फिर से उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। You will learn more about in this क्लास 12 में, इसको भी हम पढ़ेंगे। The wavelength of an electron can be as small as the fraction of an angstrom, एक एंगस्ट्रम से फ्रैक्शन, जैसे such electron microscope with the resolution of 0.6 angstrom have been built, ऐसा बिल्ड किया गया है जो जिसका वेवलेंथ फ्रैक्शन में हो, तो फिर थोड़ा सा एक होप बन जाता है कि चलो ठीक है, एक एंगस्ट्रम से कम है, मतलब 10⁻⁻10 से भी का 60%, 0.6 का मतलब है। तो यहाँ पे एक चीज़ बन जाता है कि चलो वेवलेंथ से बड़ा साइज है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा एक बिल्ड किया गया है, have been built, they can almost resolve atoms and molecules in a material, ये almost resolve कर सकता है। In recent times, tunneling microscopy has been developed in which again the limit of resolution is better than an angstrom, ठीक है, डेवलप किया गया है। इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ये तो चलो ठीक है, अभी हमने डेवलप कर लिया है एक मशीनरी, एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लिया है जिससे हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा जो सबसे जहाँ तक खींचा गया है, ठीक है, माइक्रोस्कोप वगैरह को यूज करते हुए, इन सब टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। लेकिन हम ऐसा पॉसिबल है कि हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं साइज़ को। एस्टिमेशन हमेशा एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है। जैसे आपने इससे पहले जस्ट पढ़ा था, जब हम यहाँ से स्टार्स के डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे, तो वहाँ पे जो
जो हमने तरीका अपनाया वो काइंड ऑफ एस्टिमेशन ही था, जस्ट हमने एस्टिमेट किया है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट के लिए हो सकता है कि हमें दूसरा प्रोसीजर फॉलो करना रहे, दूसरा हमें टेक्नोलॉजी फॉलो करना पड़ सकता है, ठीक है। और है भी हमारे पास में टेक्नोलॉजी, अदरवाइज मून मिशन नहीं होता। मून पे जो रॉकेट पहुंचाना है, एग्जैक्ट वहाँ पे जो हम पहुंच गए हैं, ऑब्वियसली एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें पता है, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें पता है, तो वो एस्टिमेशन की हम काम करते हैं कि कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, तो इसको देखना, ठीक है, थ्योरेटिकल, क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे वहाँ पे एस्टिमेशन एक प्रोसीजर था जिसके बेस पे क्वेश्चन आ रहा था। अ सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ओलिक एसिड इज गिवन बिलो। ओलिक एसिड को हम लेते हैं। ओलिक एसिड इज अ सोपी लिक्विड विद द लार्ज मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁻10 से थोड़ा सा बड़ा है 10⁻⁹, क्योंकि 10 टाइम्स बड़ा आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसका लार्जर साइज होने की वजह से हम उसके मॉलिक्यूल का साइज निकाल रहे हैं, ना कि एटम का साइज निकाल रहे हैं, ओके। अब देखो, द आइडिया इज टू फर्स्ट फॉर्म द मोनोमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ ओलिक एसिड ऑन वाटर सरफेस। अब देखो, यदि आपको किसी मॉलिक्यूल का डायमीटर चाहिए, तो जो लेयर एक वाटर सरफेस पे जो लेयर बने वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का, जैसे एक मॉलिक्यूल का जो ये हाइट है उतना ही का बने, तभी तो आप मेजर कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आइडिया ये है कि हम एक क्या बना पाए, मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बना पाए। मोनो मतलब एक मॉलिक्यूलर लेयर बना पाए, वो भी किस पे, वाटर सरफेस पे। तो ये जो पोर्शन बड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ये वाटर हो गया, वाटर सरफेस पे ऐसा एक जो ओलिक एसिड होगा उसका हम क्या करेंगे, एक लेयर बनाएंगे, ओके। कैसे बनाएंगे ये यहाँ पे बताया गया। वी डिजॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हम क्या करते हैं, अल्कोहल में 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक, जैसे पूरा जो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, एक ऑयलिक एसिड डिजॉल्व कर देते हैं। देन वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें से जो हमारा सॉल्यूशन बन गया 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वहां से वॉल्यूम लेते हैं और of this solution and dilute it to 20 centimeter cube using the alcohol। और उस सॉल्यूशन से फिर लेके और हम 20 सेंटीमीटर क्यूब में फिर से डाइल्यूट कर देते हैं यूजिंग इस वे। सो द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब कंसंट्रेशन जो हो जाएगा ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ऑफ ऑयलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब। हम कह सकते हैं कि हमारे पास में इतना ऑयलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, किसमें, उस सॉल्यूशन का, ओके। नेक्स्ट वी लाइटली स्प्रिंकल सम lycopodium powder on the surface of water in a large straw and we put 1 drop of this solution in the water। straw एक शेप, इस शेप का ऐसा होता है, उसमें हमने इसका एक ड्रॉप डाल दिया, ठीक है। The oilic acid drop spread into the thin layer and roughly circular film of molecular thickness ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। अब ऑयलिक स्पीड ऑयलिक जो सीड है वो स्प्रेड कर देता है किस पे, वाटर सरफेस पे, ठीक है। देन वी क्विकली मेजर द डायमीटर ऑफ द थिन फिल्म टू गेट इट्स एरिया ए। अब जो पूरा ये जो थिन फिल्म बना है उसका एरिया मेजर कर लेते हैं जल्दी से। सपोज वी हैव ड्रॉप्ड n ड्रॉप्स इन द वाटर, माना कि इसमें n ड्रॉप हमने मिलाया था जब ये सर्कुलर ये बना है, ड्रॉप बना है। इनिशियली वी डिटरमिन द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ इच ड्रॉप जिसको v सेंटीमीटर क्यूब कहा गया है। तो टोटल n ड्रॉप जो सॉल्यूशन हमने डाला तो n टाइम्स ऑफ v सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम हो गया। अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, उसमें ऑयलिक एसिड कितना है, सिर्फ इतना ही है, क्योंकि यही कंसंट्रेशन था ऑयलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्चुअली में ऑयलिक एसिड का हमें ये पता चल गया, अमाउंट उसमें पता चल गया, कितना में, n टाइम्स ऑफ v वॉल्यूम में पता चल गया। अब ये जो सॉल्यूशन है जहाँ पे ये स्प्रेडेड है उसका हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रखा है, ध्यान रखें, ठीक है। अब सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रखा है
ठीक। तो अब हमें ए मालूम है, तो आप देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि दिस सॉल्यूशन ऑफ ऑयलिक एसिड स्प्रेड वेरी फास्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स अ वेरी थिन लेयर ऑफ थिकनेस टी। मतलब जो वाटर सरफेस पे बना, तो वो जो मैं कह रहा था कि इसका जो मॉलिक्यूल है ऐसे, ये ऐसे इस पर पूरा स्प्रेड हो गया है, तो इसकी थिकनेस जो ऐसे बनी, ये थिकनेस उसने टी कह दिया, ठीक है। इफ दिस इज स्प्रेड टू फॉर्म अ फिल्म ऑफ एरिया ए एरिया में यदि ये चीज़ पूरा बना है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द फिल्म, और अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म करे तो वो थिकनेस टी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी एरिया है, एक मैं इससे ऐसे बता रहा हूँ, ये एरिया हमें ए मालूम है, ऐसा ही एरिया ऐसे बनाते बनाते टी थिकनेस तक ये एरिया रख दिए, तो टोटल का वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू टी होता है। तो एक्चुअली ए इंटू टी वो वॉल्यूम है, उसी फॉर्मूला को यूज़ कर रहा है। तो टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वॉल्यूम ऑफ द फिल्म कितना है ये दिया हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, अपॉन एरिया मेजर कर चुके थे, टी पता चल गया। इफ़ वी एज्यूम दैट द फिल्म हैज़ मोनोमोलिकुलर थिकनेस, एक मोनोमोलिकुलर थिकनेस है, तो ये जो टी है यही उसका डायमीटर बन जाएगा। देन this become the size of diameter of the molecule of oleic acid. The value of this thickness comes out to be of the order of 10 to the minus 9 मीटर। तो ये एक हमारे पास एस्टिमेशन आ गया, गॉट इट। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को फिर से वापस से देखिए, पॉज करिए, फिर देखिए, ठीक है, सिंपल है ना, छूटने वाला तो इसमें कुछ है नहीं। अब ये एग्जाम्पल 2.5 हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2.5, इफ़ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इन द रेंज ऑफ 10 to the minus 15 to 10 to the minus 14। एक किसी साइज ऑफ न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस जब भी कहता है तो आपको एटम के अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका साइज दे रखा है कि ये 10 to the power -15 to 10 to the power -14 मीटर के रेंज में है। इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ द शार्प पिन। जैसे जो पिन है, और पिन का जो शार्प पिन जो यहाँ पे है, इसका साइज इससे कितना ज़्यादा गुना होगा, 10 to the -15 से तो बहुत ज़्यादा गुना होगा, तभी आप नेक डाई से देख पा रहे हो, ठीक है, हजारों लाखों टाइम्स ज़्यादा ग्रेटर होगा इसमें, ठीक। तो उसने कहा कि यदि मैं इसको स्केल अप करके इतना बना दूँ, जैसे काइंड ऑफ हम जूम कर रहे हैं, ठीक है, उसके साइज को जूम करते 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 हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, एक पिन का जो नोक का साइज होता है वहाँ पे। What roughly is the size of an atom? एटम का साइज कितना होगा? Assume tip of the pin to be the range of 10 to the power -5 मीटर to 10 to the power -4 मीटर, ठीक है। इस रेंज में इसका साइज है, मतलब यहाँ का साइज हम देखेंगे तो 10 to the power -5 मीटर से लेके कितना है, टू 10 to the power -4 मीटर के रेंज में है, और इसका 10 to the power -15 में है। तो कितना टाइम्स हो जाएगा हमें पता चल जाएगा, जल्दी से देख लो। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इन द रेंज ऑफ 10 to the power -15 मीटर एंड 10 to the power -14 मीटर। द टिप ऑफ द शार्प पिन इज टेकन टू बी इन द रेंज ऑफ 10 to the power इतना, ठीक है। दस वी आर स्केलिंग अप बाय अ फैक्टर ऑफ लगभग, देखो ना 10 to the power -14 कहाँ पे पहुँच गया है, 10 to the power -4 पे पहुँच गया है। कब पहुँचेगा, यदि हम 10 to the power इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 10 to the power 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो पहुंच जाएगा 10 to the power -4 में, हाँ या ना। किस किस को आता है, किसको नहीं आता है, बायो वाले अक्सर इसमें कमज़ोर होते हैं। तो 10 to the power -14 में यदि मैं 10 to the power 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 to the power -14 + 10 हो जाएगा, जो कि 10 to the power -4 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इतना टाइम्स है। तो लगभग हमें दिख गया है कि जो इतना लिया गया है कि वी स्केल अप बाय द फैक्टर ऑफ 10 to the power 10 एंड एटम रफली ऑफ साइज 10 to the power -10 मीटर विल बी स्केल अप टू द साइज ऑफ 1 मीटर। तो इसको यदि आप 10 to the power 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर। दस अ न्यूक्लियस इन एन एटम इज एज स्मॉल इन द साइज एट द टिप ऑफ द शार्प पिन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस अबाउट अ मीटर अलोंग। तो कहने का मतलब यहाँ से एक बड़ा अच्छा सा एक वो चीज़ मिला, जैसे वो इमेजिन, जैसे मैंने कहा था कि अभी फिजिक्स में इमेजिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको दिख रहा है कि एक एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है, एक एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है, और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो एटम है वो लगभग 10 to the power यदि ये इसका साइज आप देखोगे तो लगभग ये 10 to the power -15 के टर्म्स में रहेगा।
और ये -10 के टर्म्स में, -9 के टर्म्स में ऐसे आ सकता है। तो ये कहा गया कि इसको जूम करो, तो इसका साइज भी थोड़ा जूम बड़ा दिखेगा। इसको जूम करते 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 1 मीटर का बना दो, तो इसका साइज कैसा रहेगा। तो वही चीज़ कहा गया कि यदि 1 मीटर लेंथ का एक स्फीयर मान लो, इमेजिन कर रहे हो 1 मीटर लेंथ अच्छा खासा होता है, इतना 1 मीटर लेंथ है, इतना का एक स्फीयर बना दो, ठीक है, इतना इधर इतना इधर इतना सब ऐसे करके एक स्फीयर बना दो। अब ये स्फीयर बनाने के बाद उसमें पिन का एक नोक रख दो, वो हो गया न्यूक्लियस और वो हो गया एटम का साइज। गॉट इट? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पिन के नोक का साइज न्यूक्लियस तब होगा जब एटम का साइज क्या रहेगा, 1 मीटर रेडियस का स्फीयर बना दो तब। तो सोच सकते हो कि कितना खाली जगह होता है किसमें, एक एटम में, न्यूक्लियस तक आते आते। राइट? अब रेंज ऑफ हम लेंथ पे पहुंचते हैं। तो रेंज ऑफ लेंथ जो हमारा पहुंच गया बहुत छोटे से बहुत बड़े तक हो गया। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर वेरी वाइड रेंज। दीज मे vary from the size of the order 10 to the power -14 meter of the tiny nucleus of an atom to the size of order 10 to the power 26 meter of the extent of the residual universe। ठीक है, तो यहाँ पे हम यह पहुँच गए। सर एक मिनट, थैंक्स। Some of the we also use certain special length unit, कुछ यूनिट है जैसे 1 फर्मी। 1 फर्मी कहाँ पे यूज किया जाता है, 10 to the power -15 मीटर को, जैसे किलो और ऐसा प्रीफिक्स देखा था ना, उसी तरह से फर्मी लेंथ में यूज किया जाता है। 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम क्या होता है, 10 to the power -10 मीटर के रेंज में होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, ठीक है, ये लगभग एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 1 AU कहा जाता है, जो कि लगभग 1.496 × 10 to the power 11 मीटर है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, फिर 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर मतलब 1 साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 1 लाइट ईयर हो गया, और ये बहुत ज़्यादा है। 1 लाइट ईयर एक वेरी बिग डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे लाइट जो ट्रेवल करता है 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड के रेस्पेक्ट में लगभग रफली करता है। इन 1 ईयर ये कितना पहुंच जाएगा, वो बहुत दूर पहुंच जाएगा। उसी तरह से 1 पार्सेक है जिसमें 3 पॉइंट इतना × 10⁻16 मीटर है, और इज द डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट सबटेंड एन एंगल 1 आर्क सेकेंड। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके पास में लेंथ का आपने देखा कि क्या रेंज हो सकता है। इसके लिए एक छोटा सा मैं पिक्चोरियल फॉर्मेट में यही चीज़ को दिखाता हूँ कि लेंथ हमारे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखो तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ आपको दिखेगा एक इसमें। देखिए ये फ़ोटो जो है रेंज ऑफ लेंथ के लिए हमने एक जगह रखा है। आप इसको देखोगे तो कहाँ से शुरू करें, छोटे से शुरू करें या बड़े से? बड़े से शुरू करते हैं। ये हमारा 10 to the power 26 मीटर लिमिट ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जितना हमने यूनिवर्स को देख पाए हैं। यहाँ पे ये छोटा छोटा जो ये सब दिख रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये स्टार्स नहीं हैं जैसा नाइट स्काई में दिखता है। एक्चुअली ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स। इसमें ऐसे ऐसे सन हजारों लाखों होंगे, सोलर सिस्टम है हजारों। ठीक है, एक गैलेक्सी में। तो ये है 10 to the power 26 मीटर के लिमिट में। फिर हम आते हैं यदि डिस्टेंस टू द सन, सन का डिस्टेंस यदि हम देखेंगे तो उसका अर्थ से कितना उस पे है 10 to the power 11 मीटर के रेंज में। 10 to the power 7 मीटर डायमीटर ऑफ अर्थ होता है। देखो लेंथ धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ह्यूमन 1 मीटर के उसमें डायमेंशन में आ जाता है। ठीक है, ह्यूमन ऐसा। ब्लड सेल 10 to the power -5 मीटर के डायमीटर के उसमें आ जाता है ब्लड सेल, जिसका फोटो हम खींच पा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार से। फिर रेडियस ऑफ एटम जो आ जाता है 10 to the power -10 मीटर, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है कार्बन का। ठीक है, कार्बन एटम का। तो यहाँ पे अब इसके बीच जो ये सब चीज़ देख रहे हो, इसके अंदर नहीं झांका गया है, उसका एक आर्टिस्टिक
फिगर बनाया गया है और ये आर्टिस्टिक फिगर है 10⁻⁻14 मीटर रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस का ये रेडियस है, ठीक है। तो अब ये रहा आपका रेंज ऑफ लेंथ, इसको आप नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कि मास का मेजरमेंट कैसे करेंगे, टाइम का मेजरमेंट कैसे करेंगे और उसका रेंज क्या होगा। ये लिटिल बिट थ्योरेटिकल पार्ट है, जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं वो 2-3 पार्ट थ्योरेटिकल है। तो नेक्स्ट लेक्चर तो थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, लेकिन उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एरर, प्रेसीजन और एक्यूरेसी ये सब चीज़ आ जाता है और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, जो अभी लाइफ टाइम चलता रहेगा। जो उसमें आप पढ़ोगे हर चैप्टर में उसका इन्वॉल्वमेंट है ही, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मेजरमेंट आप करते हो, मेजरमेंट करते हो तो वहाँ पे एरर की ज़रूरत हो सकता है, ठीक है, वो पूछा जा सकता है। क्लियर? तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।